नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम नैना है। मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली चोट तब लगी जब मैं केवल 9 साल की थी। मेरी माँ एक तेज बुखार की वजह से कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चली गई। उन्हें एक हफ्ते बाद बिस्तर नहीं छोड़ा और एक रात चुपचाप सोते दुनिया को अलविदा कह गई। उस रात जब मैं नींद से जागी और माँ को हिलाया तो उनका शरीर ठंडा हो चुका था। उस पल की चीख आज भी मेरे जहन में गूंजती है। माँ के जाने के बाद जैसे मेरे जीवन की खुशियाँ ही कहीं चली गई। पापा ने कुछ महीने तक तो बहुत रोया, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वे दोबारा शादी करने वाले हैं। मैं चुप रही, शायद इसलिए कि उस वक्त मेरे पास विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। सौतेली माँ विमला हमारे घर आई। पहली नज़र में तो बहुत अच्छी लगी, मीठी बातें, मुस्कान, मेरे सिर पर हाथ फेरना। लेकिन यह सिर्फ एक नाटक था। शादी के कुछ ही दिन बाद उनका असली चेहरा सामने आ गया और उन्होंने सबसे पहले मेरे खेलने के समय पर रोक लगाई। फिर कहा कि अब मैं बड़ी हो गई, घर का काम मुझे करना चाहिए। सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा, बर्तन, सब्जी काटना, स्कूल जाना, फिर लौटकर ट्यूशन पढ़ाना। मेरा बचपन जैसे बंधक बना लिया गया था। अगर किसी दिन गलती से कोई काम छूट जाता तो मुझे भूखा रख दिया जाता था। कभी कभी बेलन से पीटा जाता। पापा से शिकायत करती तो वो चुप रहते। विमला उन्हें अपने आंसू और नखरों से मना लेती। पापा कहते थे वो तेरी भलाई के लिए कहती है। एक दिन मैंने ट्यूशन से लौटकर अपना जमा किया 200 रुपये देखा, जो मैं किताब खरीदने के लिए जमा कर रही थी। पैसे गायब थे। माँ से पूछा तो उन्हें थप्पड़ मारकर कहा, तेरे बाप के पैसे हैं, तू कौन होती है हिसाब पूछने वाली। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि एक दिन इस घर से निकल कर रहूँगी। 18 के होते होते मेरी कमाई 15,000 रुपये हो चुकी थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी शादी शायद कभी ना हो, लेकिन अचानक मेरी सौतेली माँ ने कहा, एक रिश्ता आया है, अगले महीने तेरी शादी है। मैं चौंक गई। क्या ये वही विमला है जो मुझे नौकरानी समझती थी? शादी की तैयारियां होने लगी। मैंने आरव को कभी नहीं देखा था, शादी वाले दिन भी नहीं। सुहाग रात को जब वो पहली बार कमरे में गई तो उन्हें देखा। उनके चेहरे पर एक गम सा था, लेकिन आंखों में बेहद अपनापन। मैंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, जब तुम तैयार होंगी। तब ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। वो रात हमने बात करते हुए गुजारी। उन्होंने मुझसे अपने जीवन की हर सच्चाई बताई, कैसे उनके पिता की मृत्यु की थी, कैसे उन्होंने अपने छोटे भाई मयंक को बेटे की तरह पाला। आरव ने भी कभी मुझे जल्दबाजी नहीं की। हर दिन वो मेरी कदर करते और मेरी राय पूछते, मेरी मदद करते। जब पहली बार उन्होंने मुझे अपने करीब खींचा तो उनकी उंगलियां मेरे बालों में उलझ गई। एक शाम हम जब छत पर बैठे थे, उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, नैना, क्या तुम मुझसे प्यार हो गया है? मैंने शर्म से सिर झुका लिया। वो वापस आए, मेरी ठोड़ी उठाई और धीरे से मेरे होठों को चूमा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात हम एक दूसरे के कितने करीब आ गए कि हमारे बीच कोई दीवार नहीं रही। उनके स्पर्श में वो सम्मान था जो हर स्त्री को चाहिए। वो मेरी आत्मा को छूते थे, मेरे शरीर को बाद में। उनकी बाहों में खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करती थी। एक सुबह आरव ऑफिस के लिए निकले और उनके वापस नहीं लौटे। एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। जब शव आया तो मैं तड़प तड़प कर रो पड़ी। मेरी सास ने कहा, तेरे पाँव मनुष्य हैं, मेरे बेटे को खा गई। मैं 2 महीने तक चुप ताने सुनते रही। हर दिन लगता था कि अब दम घुट गया। उसी दौरान मेरे पापा और सौतेली माँ आए, लेकिन मेरी सास ने कहा, हमारे घर की बहू है, इसे यहीं रहना होगा। विमला ने भी साथ नहीं दिया। फैसला लिया गया कि मेरी शादी मेरे देवर मयंक से कर दी जाए, ताकि मैं इस घर में रह सकूं और घर का खर्चा चला सकूं। मैं चिल्लाई, चीखी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मयंक अभी 14 साल का था। मयंक से मेरी दूसरी शादी हो गई। मैं सोचती रही कि ये बच्चा है, पर वह मेरे प्रति बहुत ही अजीब व्यवहार करने लगा। एक रात जब मेरी सास ने जबरदस्ती मुझे उसके कमरे में भेजा तो उसने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा पति हूँ? मैं डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन उसने कहा, मैंने आरव को मारा था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था। मैं सन्न रह गई। मयंक ने बताया उसने ब्रेक फेल किए थे। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। मैंने चुपचाप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। मुझे पता चला कि पहले से मेरे और आरव के रिश्ते को लेकर जुनूनी था। मैंने सभी सबूत पुलिस को सौंपे, मुकदमा चलाया और मयंक को जेल हो गई। मेरी सास इस सदमे से नहीं बच पाई और चल बसी। अब मैं अकेली हूँ अपने बेटे के साथ, जो आरव की अंतिम निशानी है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाकर गुजारा करती हूँ। हर दिन आरव को याद करती हूँ। वो मेरा पहला प्यार, प्यारा सम्मान और मेरी असल पहचान थी।
ये कहानी हर उस औरत के लिए है जो चुप रहती है, जो सहती है लेकिन कहती नहीं है। अब मैं कहती हूँ, चुप मत रहो, बोलो, लड़ो और खुद को बचाओ। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि मैंने सही किया या गलत। अगर आपको मेरी कहानी कहीं भी हल्की सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।